तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वितान भाग 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कक्षा 11 हिंदी से। अब ये प्रश्न उत्तर आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर कौन से बोर्ड से है, HBSE से है, CBSE से है, MP बोर्ड, UP बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड है भारत के अंदर। और जहाँ पर ये बुक लग रही है आपकी वितान भाग 1 नामक पुस्तक लग रही है, वहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर काम आएंगे। अब आप बोलोगे सर अलग अलग बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होता है, फिर आप ऐसे कैसे? तो मैंने जो पैटर्न देखा है ज़्यादातर बोर्ड्स में सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शायद कॉपी करते होंगे उधर से, चलो जो भी है वो उनका फंडा है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखो, मज़ा आ जाएगा। आपको एग्ज़ाम में ना मिले तब बताना। बाकी हाँ, क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, वो एग्ज़ाम के बोर्ड वालों के ऊपर है। अगर वो टिपिकल बनाना चाहेंगे उसी सेम क्वेश्चन को तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपको क्वेश्चन आंसर काम के मिलेंगे। अब मैं आपको पैटर्न बताता हूँ HBSE का, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल HBSE का पैटर्न ज़्यादा पता है डिटेल के साथ में। तो यहाँ पर जो है आपको 5 प्रश्न मिलते हैं 2-2 नंबर के वितान भाग 1 नामक पुस्तक से। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न है हर पार्ट से एवरेजली जो है, मतलब पहले पार्ट से 1 प्रश्न मिलता है ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा, और बाकी के जो 2 पार्ट हैं, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, उनमें से 2-2 प्रश्न मिलते हैं। दूसरे बोर्ड का अलग अलग हिसाब है, 2 नंबर 3 नंबर जो भी है। यहाँ पे सिर्फ 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं लिखना होता, लिमिटेड लिखना होता है। जितना आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है इतना लिख दो, काफ़ी है। चलो अभी प्रश्न उत्तर समझना शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको रिटर्न के अंदर, मतलब जैसे दिख रहे हैं ये लिखा हुआ मिल जाएगा सब कुछ। डिस्क्रिप्शन में लिंक खोल के देख लेना। अब प्रश्न देखो आप, लता की पहला पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ में से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो प्रश्न आते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। लता की गायकी से संगीत के प्रति आम लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? या फिर पूछेंगे लता मंगेशकर की लोकप्रियता का कारण क्या था, स्पष्ट कीजिए। देखो बात एक जैसी है। अगर कहानी पढ़ी है आपने तो आपको पता होगा लता मंगेशकर जो है फेमस हो गई थी अपने जो है जो संगीत था, चित्रपट संगीत, उसकी वजह से, जो सुरताल जो भी था उसका। अब जो है यहाँ पे उसी से, यहाँ पे लता की गायकी से क्या बदलाव आया या फिर कैसे फेमस हो गई, बात एक ही है आंसर की, बस क्वेश्चन को बदला गया है। अब देखो यहाँ पे, संगीत ने सदा से मनुष्य को आनंद की अनुभूति दी है। शास्त्रीय संगीत साधारण मनुष्य की समझ से दूर है, लेकिन चित्रपट संगीत ने आम मनुष्य को संगीत से परिचित करा दिया। और लता के संगीत ने लोगों का शास्त्रीय संगीत के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है। लता की गायकी का जादू ऐसा है कि घरों में छोटे छोटे बच्चों को भी सुर में गुनगुनाते देखा जा सकता है। जैसे कई बार आपके साथ भी होता है, आपको कोई गाना पसंद आ जाता है, आप भी गुनगुनाते रहते हो, वैसा था इसका जादू, लता की गायकी का जादू। मतलब लोकप्रियता का कारण बताना है ना हमको, तो वो चीज़ है। अब लोगों का संगीत के विविध प्रकारों से परिचय हो रहा है, तो इस वजह से लता मंगेशकर लोकप्रिय हो गई। अब देखो क्वेश्चन जो है ये है आपका, अगर आप गाइड वगैरह में देखोगे कहीं ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछा कैसे एग्जामिनर ने, इस तरीके से, लोकप्रिय का कारण। अब लोगों का संगीत में विविध प्रकारों से परिचय हो रहा है, स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुर ताल की समझ आ रही है, साधारण मनुष्य भी संगीत की अच्छी पहचान रखने लगा है। इसका सारा श्रेय लता के संगीत को जाता है। उनके संगीत ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। संगीत के प्रति आम लोगों की सोच परिवर्तन लता के संगीत के जादू से आया है। तो यहाँ पे जो है ना, देखो ऊपर की लाइनें जो है फालतू सी लगेंगी आपको थोड़ी बहुत, मतलब इररिलेवेंट लगेंगी, जुड़ी हुई नहीं है इससे, लेकिन हाँ लास्ट की जो लाइनें हैं वो इसी क्वेश्चन के ऊपर आधारित है, और यहाँ सी के आधा क्वेश्चन का जो आंसर है ये आधा आंसर, तो ये इससे मैच करता है लगभग। अब आपको क्या करना है, जब एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि लोकप्रियता का कारण स्पष्ट कीजिए, तो ये पूरा नहीं लिखना, आपको जितना पूछा है उतना लिखो। लोकप्रिय क्यों थी? क्योंकि उससे विविध लोगों को जो है विविध प्रकारों का परिचय हुआ, संगीत का स्वर ज्ञान बढ़ा, सुर ताल की समझ आ गई। तो यही बातें बतानी है बस, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। अब देखो अगला प्रश्न देखो आप, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब जब भी पाठ का उद्देश्य नाम का प्रश्न आपको गाइड में दिखे कहीं पे, उसको समझ लो, उसमें से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा घुमा भी देते हैं कई बार, बाकी क्वेश्चन मैंने देखा ज़्यादातर पूछा जाता है, किसी न किसी पाठ में से जरूर मिलेगा। अब देखो यहाँ पे उत्तर क्या है इसका, भारतीय गाय, मतलब एक तरीके से बोले तो समरी टाइप हो जाता है ये। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इस पाठ के माध्यम से भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका न होने के कारण
कारणों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट किया गया है। गायन कला से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन किया गया है। लता मंगेशकर गानपन ने संगीत को विशिष्ट लोगों की श्रेणी में से निकालकर साधारण लोगों में लोकप्रिय बना दिया। कुछ होते हैं ना जो अमीरों के मतलब अलग श्रेणी के अलग कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनमें फेमस हो, गरीबों में फेमस ना हो, लेकिन इसने जो है साधारण लोगों में इसके संगीत ने फेमस बना दिया इसको। लेखक ने, आजकल वैसा नहीं है, पहले था, आजकल सेम है, सब कुछ यूट्यूब पे आता है, पता आपको। लेखक ने बहुत समय पहले बीमारी के समय में लता मंगेशकर का गीत रेडियो पर सुना और वह उसी समय से स्वयं को लता मंगेशकर के संगीत से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगा। लता से पहले भी कई गायिकाएं आई, बाद में भी आई, परंतु लता के समान लोकप्रियता के शिखर तक कोई भी पहुंच नहीं पाया। आधी से अधिक शताब्दी बीत चुकी है लेकिन लता की लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसका कारण लता के स्वरों की निर्मलता, कोमलता तथा मिठास है। उनका स्वर लोगों को संगीत के प्रति संगीत के साथ सीधा जोड़ देता है। चित्रपट संगीत के निर्देशकों संगीत के माध्यम से शास्त्रीय संगीत को लोगों से जोड़ दिया है। मतलब ये जो है जरिया है चित्रपट संगीत से, जो क्योंकि क्या होता है ना, असल में जो आपने देखा होगा शास्त्रीय संगीत का कभी जिक्र सुना हो या पढ़ा हो, सुना हो कहीं पे, तो आपको ये आइडिया बता दूं कि शास्त्रीय संगीत थोड़ा टिपिकल होता है समझने में, समझ नहीं आती सुरताल, जो कई बार म्यूजिशियन गाते रहते हैं, मेरे को भी नहीं आता वैसे, बाकी आपको आता तो बता देना कमेंट में। अब जो है लता मंगेशकर ने क्या किया कि चित्रपट संगीत के माध्यम से उसको शास्त्रीय संगीत से जोड़ा और लोगों को उस चीज़ की समझ दे दी। ठीक है, तो ये सीन किया था। उनके गीतों के माध्यम से राजधानी, पहाड़ी, पंजाबी, बंगाली लोकगीतों का बहुत उपयोग हुआ। साथ में देश की संस्कृति से आम लोगों को परिचय कराया है। संगीत का क्षेत्र एक ऐसा चित्र है जिसमें सभी वर्ग के लोग एक समान आनंद की अनुभूति करते हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट किया है कि लता मंगेशकर की गायकी ने संगीत को एक नई दिशा प्रदान की है। संगीत सभा समारोह की परिधि से निकलकर लता मंगेशकर के कारण ही सामान्य जनमानस तक पहुंचा है। अब एक चीज़ बताता हूं, अगर ये आता है 5 नंबर में, ठीक है 5 नंबर में आएगा, अगर ज़्यादातर मिलता है हमें 2 या 3 नंबर में, तो 2 नंबर में आता है तो इसमें से आधा लिख देना, आधी लाइनें खा जाना अपने पास, पेट में गायब कर देना, उसको बाहर मत उतारना पेपर पे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो नंबर, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लिखने से नंबर आते हैं, लिमिटेड लिखो। ठीक है, जितना वर्ड बोलते हैं ना वो इतने शब्दों में लिखो, बाकायदा लिखा होता है तो उतने में लिखो, काम ख़त्म करो, नंबर पूरे आते हैं, बस सही लिखा हो आपने। अगला प्रश्न देखो इसी पाठ से, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। अब हमने जाना कि जो लता मंगेशकर थी वो शास्त्रीय संगीत को चित्रपट संगीत में मिलाकर उसको जो है उसके गाने वाने जो भी बनाती थी तो वो था। अब यहाँ पे इन दोनों में अंतर क्या है, मतलब ये क्या है ये क्या है फिर, तो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों प्रकार के संगीतों का आनंद की प्राप्ति है। मतलब जो आप गाने सुनते हो, चाहे आप पंजाबी सुन रहे हो, हरियाणवी सुन रहे हो, उर्दू सुन रहे हो, हिंदी सुन रहे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, जो भी सुन रहे हो, तो उसका फाइनल जो आउटपुट है आपको क्या है, आपको खुशी लेने के लिए मजा आना चाहिए आपको सुनने में, है ना, तो वो चीज़ है। दोनों में समानता होते हुए भी बहुत अंतर है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता का स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत का गुण धर्म जल्द लय और चपलता है। शास्त्रीय संगीत से ताल परिष्कृत रूप में पाया जाता है और चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में तालों का पूरा ध्यान रखा जाता है। चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है। देखो यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन शास्त्रीय संगीत गाने वालों को चित्रपट का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। समझ गए ना, मतलब चित्रपट जिसको गाना है उसको शास्त्रीय संगीत आना चाहिए, लेकिन जिसको शास्त्रीय संगीत आता है उसको चित्रपट नहीं आना चाहिए। सही है ना। चित्रपट संगीत का एक गीत 3-3.5 मिनट में वही आनंद और कलात्मक प्रदान करता है जो शास्त्रीय संगीत 3-3.5 घंटे की महफिल से प्राप्त होता है। दोनों प्रकार के संगीतों का अपने अपने क्षेत्र में बहुत महत्व है। श्रोता उस संगीत को ज़्यादा पसंद जिसमें उन्हें अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। अब देखो आपके पास एक म्यूज़िक आया, गाना आया, एक 3-3.5 घंटे का, एक 3 मिनट का है,
ठीक है, कौन से को सुनोगे? वैसे आप 3 मिनट वाले ही आते हैं, यूट्यूब पे देखे होंगे, तो वो चित्रपट संगीत का मान सकते हो कि हाँ ये चित्रपट संगीत है। लेकिन शास्त्रीय संगीत बहुत बड़ा होता है, पक जाओगे आप, जैसे कई बार लेक्चर्स में हो जाता है। अब देखो अगला पाठ, इस पाठ में से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, मैंने बोला था। ये जो 3 प्रश्न है ना, अगर आप इनको अच्छे से याद कर लोगे तो क्वेश्चन जैसे भी घुमा दे इन्हीं में से आएगा, आंसर इन्हीं में से लिखना होगा आपको। अब यहाँ पे मैंने ज़्यादातर ये दिखाया ना आपको कि घुमा सकते हैं क्वेश्चन को कैसे। देखो ये ज़्यादातर तो यही पूछा गया है, लोकप्रियता का कारण क्या है, इतनी अधिक लोकप्रिय क्यों हो गई, कारण बताइए, ठीक है। या फिर पूछेंगे चित्रपट संगीत क्या है, शास्त्रीय संगीत क्या है, अलग अलग भी पूछ सकते हैं, एक ही पूछ लेंगे कि हाँ इनके बीच में अंतर बता दीजिए। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है अलग अलग पैटर्न्स के हिसाब से। अब देखो अगला पाठ में काफ़ी बड़ा पाठ है, 2 प्रश्न आते हैं HBSC के अंदर, बाकी बोर्ड्स में पता नहीं मेरे को कितने कहाँ क्या आते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। मतलब बात यह है कुएं और कुओं में क्या अंतर होता है, बात यह है सीधी सी। और राजस्थान में कुएं होती क्या है। राजस्थान का इलाका रेतीला है, जहां बारिश का पानी रेत में समा जाता है, जिससे नीचे की सतह पर नमी फैल जाती है। उसी नमी से पानी प्राप्त करने के लिए राजस्थान में कुओं से छोटी, देखो कुएं होते हैं बहुत ही गहरे बहुत ही बड़े, कुओं से छोटी और कम गहरी कुइयों का निर्माण किया जाता है। इन कुइयों में वर्षा की नमी से पूरे वर्ष पानी का पीने का पानी मिलता रहता है। कुई की गहराई और व्यास सामान्य कुओं की गहराई और व्यास से कम होता है। कुई का घेरा कम इसीलिए रखा जाता है क्योंकि धरती की नमी से पूरे दिन में 2-3 घड़े पानी निकलता है। संकरा घेरा पानी को फैलने से रोकता है, पानी को ढक कर रखने से भी सुरक्षित होती है, सुविधा होती है। मतलब होता ना, एक तो कुआं है बड़ा इलाका है उसको ढकना है, एक छोटा इलाका है उसको ढकना है, तो छोटे वाले को तो जल्दी ढक लोगे आप, तो वो फायदा मिलता है कुएं बनाने का। कुएं को कुएं से इसीलिए कम गहरा रखा जाता है जिससे पानी निकालने में असुविधा ना हो। मतलब कुआं बहुत गहरा पड़ेगा तो रस्सी खींचते रहो थक जाओगे आप। लेकिन कुएं में ऐसा नहीं होता, कुएं में बस 2-3 अटेम्प्ट लो और पहुंच जाएगी आपके पास पानी की बाल्टी। कुओं की गहराई और व्यास कुइयों के से ज़्यादा होती है। कुओं का पानी भूजल से प्राप्त होता है, यह प्रायः खारा होता है। अब यहाँ पे देखो सीधी बात है, जहाँ पे मतलब हमारा जो इलाका है हरियाणा का, इसका राजस्थान का इलाका, हरियाणा में भी पहले कुएं चलते थे, और भी पंजाब का इलाका हो गया, दिल्ली के आसपास का इलाका, और भी बहुत सारे कुछ जगहों पे, उत्तर प्रदेश के इलाकों में कई जगहों पे आज भी चल रहे हैं। तो ये जो है कुएं जो है क्या होते हैं, काफ़ी गहरे होते हैं, और जो भूमिगत जो जल होता है, अंडरग्राउंड वाटर, पहले से जो ज़मीन के अंदर भरा पड़ा है, तो वो पानी निकाला जाता है कुओं से। लेकिन कुइयाँ जो होती है ना, वो बारिश के पानी के मतलब थोड़ी सी गहरी होती है, जो बारिश का पानी होता है वो फिल्टर होके और वो आपको मिलता है, जो कि दिन में थोड़ा बहुत ही आता है, ज़्यादा नहीं आता उसमें। लेकिन कुओं में बहुत आता है क्योंकि ज़मीन का पानी है वो तो ख़त्म ही नहीं होगा, वैसे ख़त्म हो जाएगा लेकिन जल्दी नहीं होगा। अब देखो अगला प्रश्न, पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के माध्यम से लेखक ने पानी को प्रकृति की अनमोल धरोहर बताया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण पीने के पानी में कमी आ रही है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से पुराने ढंग से राजस्थान में आज भी पीने का पानी प्राप्त किया जा रहा है उस चीज़ का वर्णन किया है। राजस्थान में मरुभूमि होने के कारण पानी की समस्या सदियों से चली आ रही है। अब पता ही आपको क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती, बहुत कम होती है, परंतु वहाँ के समाज ने बहुत मंथन करके अमृत जैसा मीठा पानी अपनी सूझबूझ से प्राप्त किया है। जिस क्षेत्र में रेत के 10-15 हाथ नीचे खड़िया पट्टी पाई जाती है, वहाँ पानी, वर्षा का पानी रेत में समाकर नमी के रूप में फैल जाता है। मतलब ये खड़िया पट्टी जो होती है ना, ये पत्थरीला इलाका होता है, तो जब बारिश होती है तो वहाँ से नीचे पानी नहीं जाता, उसके ऊपर ही नमी सी मतलब दलदल टाइप का बनना शुरू हो जाता है अगर ज़्यादा पानी बरस जाए, लेकिन ज़्यादा तो बरसता नहीं है, और वहाँ पे नमी सी इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे रेत में, तो वहीं पे उस छोटे से इलाके में ही कुइयाँ बनाई जाती हैं। उस क्षेत्र के लोग कम व्यास और गहरी कुइयों का निर्माण करके उस नमी से बूंद बूंद कर साल भर पानी प्राप्त करते रहते हैं। कुइयों को संकरा इसीलिए रखा जाता है कि पानी फैल ना सके, क्योंकि अगर ज़्यादा फैलेगा तो पानी निकालोगे कैसे, क्योंकि फैला हुआ पानी वाष्प बनकर भी उड़ जाता है। इस तरह मरुभूमि के लोग बरसात के पानी की नमी को साल भर सहेज कर रख सकते हैं और पानी प्राप्त करते रहते हैं।
लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया है कि कम पानी वाले क्षेत्रों में यदि बारिश की नमी को सहेज कर रखा जाए और कुइयों का निर्माण करने से पीने के पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी कि जो ये चैप्टर है आपका, ये कुइयों के ऊपर है कि कुइयों के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, पूछ लेंगे आपसे कि कुइयों के क्या फ़ायदे हैं, कुइयाँ कितनी गहरी होती हैं, वो काफ़ी सारे अलग अलग टाइप में, तो इसमें ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आपको। अब देखो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे आगे। राजस्थान में कुइयों को कुओं से अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? अब अगर आपने ये वाला प्रश्न समझा है, देखो अभी हिंदी में ऐसा नहीं होता कि समझाने के लिए भाई बहुत कुछ बड़ा टिपिकल चीज़ होती है, हिंदी आती है समझ जाओगे, इतना आसान होता है। अब राजस्थान में जो है कुइयों को कुओं से अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? अब यहाँ पे इस पर्सन में आपने पढ़ा कि कुइयों में से पानी निकालना आसान होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है उसको ढकने में आसानी होती है, तो इसीलिए जो है उनको अधिक महत्व दिया जाता है। और कुओं से खारा पानी मिलता है जबकि इनमें मीठा पानी मिलता है, बारिश का पानी अच्छा पानी मिलता है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। राजस्थान का इलाका रेतीला है, इसके कारण वहाँ का पानी खारा है। कुओं में पानी भूजल से आता है, इसीलिए प्रायः कुओं का पानी खारा होता है जो पीने के काम तो आता नहीं है। कुई का निर्माण रेजानी पानी को भूजल से मिलने से रोकने के लिए किया जाता है। रेजानी पानी बारिश का वह पानी होता है जो रेत के निचले खड़िया पत्थर की पट्टी के कारण नमी के रूप में रेत में फैल जाता है। उस नमी से कुई बनाकर बूंद बूंद पानी इकट्ठा किया जाता है। उस पानी का स्वाद जो है अमृत जैसा मीठा होता है, मतलब वो खारा पानी उससे तो मीठा ही होगा, अच्छा पानी होता है। वैसे कुई का पानी पीने के काम आता है, इसीलिए राजस्थान में कुओं से अधिक कुइयों को महत्व दिया जाता है, क्योंकि आपको पानी चाहिए वो भी पीने के लिए, और आपको खेती के लिए तो कुओं से भी निकाल लोगे। अब देखो अगला प्रश्न, कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? बताइए भाई, कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? कारण वैसे पता लग गए होंगे आपको, है ना? हाँ, फिर भी बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, अगर आप सही से पढ़ोगे तो इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। अब देखो कुएं का छोटा रूप होता है, छोटा बच्चा होता है कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है। इसके कारण बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पे 3 कारण बताए इन्होंने। रेत में जमा पानी से पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं, जिसे दिन भर में बहुत मुश्किल से कुई में 2 या 3 घड़े पानी मिल पाता है। मतलब ये मान के चलो आपकी 5-6 लीटर पानी आ जाता होगा, बस इतना ही। कुई के तल पर पानी की मात्रा कम होती है। यदि कुई का मुंह बड़ा रखा जाए तो पानी फैल जाएगा, और पानी फैल गया तो फिर उसको निकालोगे कैसे? तो इसीलिए उसको पतला रखा जाता है। अब दूसरा रीजन है कि कुई के घेरे का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो जल्दी वाष्पित होगा, पानी बाहर उड़ जाएगा। वैसे भी 4-5 लीटर यार, आधा उड़ गया तो फ़ायदा क्या, तो इसीलिए भी पतला रखते हैं। अगला रीज़न बताया इन्होंने कि कुई के पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना ज़रूरी है, और ढकने के लिए बड़ी चीज़ें चाहिए, तो उसको पतला रखो तो ज़्यादा फ़ायदा है ना, तो इसीलिए उसको पतला रखा जाता है। तो ये कुछ कारण थे। अब देखो अगला, रेजानी पानी की क्या विशेषता होती है? देखो ये कौन सा पानी होता है रेजानी पानी? अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे कहीं पे पढ़ा था रेजानी। देखो रेजानी पानी बरसात का पानी होता है। देखो अगर प्रश्नों को सही पढ़ोगे तो आपको पता लगता रहेगा। इसकी विशेषता बतानी है, मतलब जो कुइयों से जो पानी निकलता है उसकी विशेषता बतानी है। घुमा देंगे क्वेश्चन को कि कुइयों से निकलने वाले पानी की क्या विशेषताएं होती है, ऐसे पूछते हैं। या फिर रेजानी पानी की विशेषता, रेजा शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये थोड़ा सा अलग है, चलो जानते हैं। रेजानी पानी पालर पानी, अब देखो, और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप होता है। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी पानी होता है। मतलब धरातल से नीचे उतरा का मतलब है यहाँ पे जो आपकी ज़मीन है उससे नीचे चला गया, लेकिन नीचे जो भूजल है उससे नहीं मिल पाया, वो बीच का पानी हो जाता है, उसको हम रेजानी पानी बोलते हैं। रेजानी पानी से ही कुई बनाकर पानी को पीने का पानी प्राप्त किया जाता है। वर्षा की मात्रा मापने के लिए इंच सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब नमी होती है एक तरीके से, समझोगे तो आप कि जो कितनी नमी आ गई इसमें मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर, तो उस तरीके से। रेजा का माप धरातल पर हुई बारिश को नहीं, धरातल में समाई गई बारिश को मापते हैं। जैसे मरुभूमि में वर्षा का पानी 5 अंगुल रेत के भीतर समा जाए तो यह कहा जाएगा कि उस दिन 5 अंगुल रेजा बारिश हुई है। ठीक है, जैसे गाँव की भाषा ये सीधी सी, कोई साइंटिफिक चीज़ें नहीं है। अब देखो अगला प्रश्न, गोधूल में के समय कुइयों का कैसा वातावरण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर आया, खास तौर पे HBSC में मैंने कई बार देखा इसको।
अब देखो, गोधूली केस में कुइयों पर कैसा वातावरण होता है, या फिर पूछेंगे गोधूली केस में जो है वहाँ पर मेलों का वर्णन कीजिए, वहाँ के वातावरण का वर्णन कीजिए, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अब देखो, गोधूली केस में पूरा गांव कुइयों पर आ जाता है, तब वहाँ मेला सा लग जाता है। गांव से लगे मैदान पर 30-40 कुइयों का पानी निकालने के लिए घिरनी का स्वर गूंजने लगता है। गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियां और रंभाने की आवाज़ें भी वहाँ के वातावरण में घुल मिल जाती है। गोधूली केस में कुइयों पर चहल पहल का वातावरण होता है, मतलब मान के चलो कि हाँ बहुत सारे लोग खुशी में मज़े ले रहे हैं, वहाँ पे बारिश हो जाती है, उस टाइम पे अच्छा पानी मिलता है, वो चीज़ें कुछ होगा। अब देखो, बाकी आपको पता है गोधूली के बारे में डिटेल में, तो बताना मेरे को कमेंट में क्या चीज़ होती है। हाँ, पार्ट 3 आ चुका है, 2 पार्ट के हमने कर दिए हैं और ये लास्ट पार्ट है आपका। वीडियो मेरे को पता है लंबी जा रही है, लेकिन हाँ आज इस वीडियो को हम इसी पार्ट, मतलब पार्ट नहीं बोल रहा, इसी वीडियो के अंदर ख़त्म करके जाएंगे पूरी बुक को। पार्ट 3, आलो आंध्री महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहले तो बोला था मैंने, उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, ये वाला प्रश्न जरूर पढ़ना है आपको। आलो आंध्री पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आलो आंध्री पाठ के माध्यम से लेखिका ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी को थोड़ा सा सहारा और उचित मार्गदर्शन मिल जाता है तो वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपना और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बना लेता है। इस पाठ में नायिका बेबी नाम की नायिका, ठीक है, एक घरेलू नौकरानी है। वह पति से अलग रहती है, उसके बच्चे उसके साथ रहते हैं। इनका पालन पोषण करने के लिए वह लोगों के घर में काम करती है। जहां वह काम करती थी वहां से काम छूट जाने पर उसे सुनील की सहायता से तातूस के घर में काम मिल जाता है। तातूस उसकी बहुत सहायता करते हैं, उसे बच्चों के साथ रहने के लिए अपनी छत पर कमरा दे देते हैं, उसके बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिला देते हैं, उन्हें लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तातूस के घर रहते हुए उनके बच्चों का भविष्य संवर जाता है और वह एक लेखिका बन जाती है। उसकी रचना बंगाली पत्रिका में प्रकाशित भी हो जाती है। इस प्रकार एक भले आदमी का सहारा और प्रेरणा उसके जीवन की दिशा को बदल देती है। अभी ये तो देखो सीधी बात है, यहाँ पे पूरी समरी है, बहुत ही शॉर्ट में लिखनी होती है जो आपको, इससे शॉर्ट तो होगी भी नहीं वैसे कहानी। चलो अगला प्रश्न देखो आप। तातूस को कैसे पता चला कि बेबी ने घर बदल लिया है? कैसे पता चला बताओ। अभी तातूस को सुनील से पता चला था कि बेबी ने घर बदल लिया है। सुनील बेबी से मिलने उसके पुराने घर गया तो वहां से उसे पता चला कि बेबी ने नया घर ले लिया। तातूस जब सुबह दूध लेने गए तो उनसे सुनील मिला और सुनील ने उससे पूछा कि क्या बेबी अब उनके घर काम नहीं करती। तातूस ने यह पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है तो उसने बताया कि बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, तो उसने सोचा कि शायद अब बेबी उनके घर भी काम नहीं करती। तो इस तरीके से उसने पता लगा, मतलब बातों बातों में निकल गया, सीधी बात ये है। अब देखो अगला प्रश्न आता है, बेबी का जब घर तोड़ दिया गया तो उसकी क्या दशा हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई सारे पॉइंट्स आते हैं कि तोड़ दिया क्या दशा हुई, उसके बाद में कहाँ गई, क्या हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत बार देखा है मैंने, क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पूछेंगे जब तोड़ दिया क्या हुआ, फिर पूछेंगे कहाँ गई वो घर टूटने के बाद में, ऐसे पूछते हैं कई सारे क्वेश्चन, जैसे मीडिया वाले हो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, टूटे हुए घर और बिखरे हुए घरेलू सामान को देखकर बेबी रो पड़ी। उसे रोता देखकर उसके बच्चे भी उधर रोने लगे। यहाँ पे उत्तर लिख रखा है, उधर रोने लगे। बेबी के 2 भाई पास में ही रहते थे लेकिन सहायता करने के लिए कोई भी नहीं आया। वह सोचने लगी कि न जाने उसके भाग्य में कितना और दुख भोगना लिखा है। तभी पास में रहने वाले भोलादा ने आकर उसे सांत्वना दी, बिखरा हुआ सामान इकट्ठा किया और उसके उसी खुली गंदी जगह में ओस में भीगते हुए उन्होंने रात गुजारी। ठीक है, तो ये लिखना आपको इसमें। बेबी को तातूस के घर रहने के लिए स्थान कैसे मिला? इस चैप्टर में वैसे बताऊं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन है पूछने को, कुछ भी पूछा जा सकता है रैंडमली, बट हाँ ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं इसीलिए मैंने इनको एडअप किया है। अब बेबी को तातूस के घर में रहने के लिए स्थान कैसे मिला, या फिर पूछेंगे कि वो उसके बाद कहाँ गई, जब घर तोड़ दिया तो कहाँ गई, तो ये सेम आंसर रहेगा आपका। अगले दिन सुबह जब बेबी तातूस के घर पहुंची तो वे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने बेबी की ओर देखा और पूछा कि आज तुम्हारा मुंह सूखा सूखा सा क्यों है? बेबी ने उन्हें बताया कि कैसे बुलडोजर ने उन लोगों के घर तोड़ दिए हैं और उनके बच्चों के साथ सारी रात खुले में ओस में बिताई है। उसने उन्हें भोलादा के बारे में भी बताया जो उनके साथ आया था और बाहर खड़ा था। तातूस ने उससे बाहर जाकर एक बात की और अंदर आकर बेबी को बच्चों सहित उनके घर आने के लिए कह दिया।
और उसके लिए छत का एक कमरा खाली कर दिया। सेम आंसर लिखना है अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि बेबी अपना घर टूटने के बाद कहाँ गई। अगली सुबह गई थी और पता लग गया क्या हुआ था इस कहानी में। अब देखो अगला प्रश्न, बेबी को अपनी माता की मृत्यु का समाचार कैसे मिला। आपको पता है बाद में मिला था, काफ़ी दिनों बाद। तो कैसे मिला, एक दिन बेबी से मिलने उनके पिता आए थे। उनसे इधर उधर की बातें करते हुए उसने उसकी माँ के बारे में पूछा तो उसकी ओर देखते रह गए, शायद यह सोचकर कि कहीं वह रोने धोने न लग जाए। तब उन्होंने उसे बताया कि उसकी माँ तो 6-7 महीने पहले ही दुनिया छोड़ के टपक चुकी है। क्या उसे उसके भाइयों ने नहीं बताया था, वह तो वहाँ गया हुआ था। कुछ क्षण तो बेबी चुप रही, फिर सिसक कर रोने लगी। वह सोच रही थी कि उसके भाई भाउज पास ही रहते थे, पर किसी ने उसे बताया क्यों नहीं। जो भी था बहुत बुरा हुआ। अब देखो अगला प्रश्न, अर्जुन दा के मित्रों के आने का बेबी पर क्या प्रभाव पड़ा। अर्जुन दा के 2 मित्रों के वहां आकर रहने से बेबी का काम और बढ़ गया, परंतु उन लोगों का व्यवहार इतना अच्छा था कि उसे उनका काम करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। ये लोग उसके साथ अपनों जैसा व्यवहार करते थे, तब उसके बच्चों का तथा उनके बच्चों का ख्याल रखते थे। वे उसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में के संबंध में अच्छी बातें भी बताते थे। फाइनल क्वेश्चन, आलो आंध्री पाठ में निहित संदेश क्या है। क्यों बनाया है ये पाठ, क्यों पका रहे हैं आपको, यहाँ पे बताते हैं कि आलो आंध्री कहानी के माध्यम से लिखी गई यह संदेश दे रही है कि यदि मनुष्य में कुछ बनने की इच्छा हो तो वह कुछ भी कर सकती है। इस पाठ में नायिका बेबी एक घरेलू कामकाज करने वाली नौकरानी अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर एक अच्छी लेखिका बन जाती है तथा पति द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालन पोषण करते हुए उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये 3 चैप्टर हैं और अगर किसी चैप्टर का मतलब स्टोरी नहीं पता, कुछ कहानी नहीं पता, तो आप वीडियो देख लेना, वीडियो बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन में मतलब प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और हाँ ये रिटर्न में भी मिल जाएगा लिंक उसका। तो वो सारे जो भी लिंक है वो सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर का सॉल्यूशन दे रखा है मैंने, आपको ऑलरेडी करवा रखे चैप्टर्स, तो देख लेना आप। बाकी आपकी मर्जी, देखना है देखो। बाकी क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में जरूर आएंगे। इनमें से 90% चांस रहेंगे आपके एग्जाम में आ जाए। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म।